हमारे विभाग में मुख्य रूप से 3 योजनाएं हैं। बकरी पालन 6 लाख की योजना माने तो इसमें 60,000 रुपया आपको मिलाना है। तो कागज निवेदन में है, वो शिकायत में नहीं। पशुपालन को लेके नहीं चल रहे हो तो आप अधूरा काम कर रहे हो। और मनीराम जी, आदरणीय हेमंत ओझा जी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को सुना, उद्योगों से जो हमारी अहम भूमिका कृषकों के साथ में पशुओं की रहती है, तो हमारे बीच में कृषकों को कृषि करने के लिए, खेती कार्य के लिए हमारे पशु बहुत ही सहयोगी होते हैं और उपयोगी होते हैं। इसी बीच में हमारे पशु अस्पताल से पशु विभाग के ब्लॉक अधिकारी हमारे डॉक्टर साहब ओझा जी हमारे बीच में हैं, तो मैं आमंत्रित करूंगा हेमंत कुमार ओझा जी पशु विभाग के अधिकारी हैं और हम आप सबको मार्गदर्शित करेंगे, पशुओं से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को देंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। आदरणीय हेमंत ओझा जी। बकरियों को तो हम लोग एटीएम बोलते हैं कि वो तो एटीएम है। नमस्कार किसान भाइयों और मंच पर बैठे हुए हमारे विभाग के साथीगण और मनीराम जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस मौके पर मुझे बोलने के लिए बुलाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि कृषि, तो आप ये मान के चलिए कृषि पशुपालन के बिना अधूरी है और पशुपालन कृषि के बिना अधूरी है। कैसे अधूरा है? आप जानते हो कि पशु गोबर करते हैं, गोबर से खाद बनती है। तो जो पशुओं का आखिरी प्रोडक्ट है, तो आपके लिए फसल के लिए प्रथम प्रोडक्ट है खाद। बगैर खाद के आप फसल अच्छी नहीं कर पाओगे और जो फसल आप लेके जो भूसा बनता है उसके बिना आप पशु नहीं पाल पाओगे। तो ये बात क्लियर है कि दोनों जुड़े हुए हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि कृषि को आय का धंधा बनाना है तो वो जब ही बन सकता है जब आप पशुपालन को लेके चलोगे। अगर आप पशुपालन को लेके नहीं चल रहे हो तो आप अधूरा काम कर रहे हो। ये बात अलग है कि आपके पास पशु है ही नहीं, वो बात अलग है। पर अगर आपके पास पशु हैं तो आप जितना ध्यान कृषि को दे रहे हो, अगर उतना पशुओं को भी दोगे तो मुझे तो लगता है कि कृषि से ज़्यादा ही लाभ होगा। कृषि में ज़मीन बटेगी। आपको पता है कि एक पिता के 2 पुत्र हुए तो ज़मीन बटना है ना। पर अगर पशु एक आपने ले ली भैंस तो उसके तो बच्चे होंगे, पशु बढ़ना है। तो जब जो चीज़ बढ़नी है वो आपको आय का ज़्यादा साधन देगी। और बकरियों को तो हम लोग एटीएम बोलते हैं कि वो तो एटीएम है। किसान को ज़रूरत लगी, एक बकरा बेच दिया, पैसे ले आया। इतनी जल्दी कहाँ देता है कोई, बताओ आप, है ना। और हमारे ख्याल से इसके रेट बढ़ते ही बढ़ते हैं, पशुओं के तो घटते तो है नहीं। बस इसमें आपको जानकारी होना चाहिए कि हमें पशुपालन कैसे करना है। क्या है, एक बस जो बगल वाला कर रहा है वही हम कर रहे हैं, है ना। और विभाग से आप आशा रखते हो तो विभाग में जैसे बताया कि स्टाफ कम है, हमारे इधर भी स्टाफ कम है। हमारे इधर 17 क्षेत्र अधिकारी चाहिए, मात्र 5 हैं। 4 डॉक्टर चाहिए, 2 हैं। और विकासखंड का अधिकारी चाहिए, वो तो है ही नहीं, मैं अतिरिक्त परिवार में हूँ। तो अब जब इतनी सारी चीज़ें नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं काम तो प्रभावित होगा। और पशुपालन विभाग से किसान को अपेक्षा भी बहुत है, क्योंकि पशुओं को कई बार अस्पताल लाने में दिक्कत होती है तो उसको लगता है कि डॉक्टर घर पे आ जाए। अब एक को लगता है, वो मान लो उसी समय 3 के पशु बीमार हैं, एक का इस तरफ बीमार है, एक का उस तरफ बीमार है। अब फोन पे बताएगा, उसको लगेगा जो डॉक्टर साहब घर बैठे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, है ना। उसको तो तुरंत चाहिए। तो इसलिए आप, मेरा आग्रह ये है कि आप थोड़ा सा, मुझे मेरा मानना तो जो है, जो कागज निवेदन में है वो शिकायत में नहीं है। अगर आप निवेदन करोगे तो हामी ही भरेगा व्यक्ति कि हाँ, शिकायत करोगे तो टालम टोली करेगा। तो आपको कोई भी विभाग हो, अगर उससे आपको काम है तो आप उससे जुड़ेंगे आप जब उससे बार बार मिलेंगे
है ना, उनको समझेंगे, वो भी आपको समझेगा कि भाई ये किसान है हमारा, ये बार बार हमारे पास आता है, इसको ज़रूरत है, कहीं कोई लाभ आएगा, इसको अपन को दिलवाना है। अगर आप कहोगे कि हम ढूंढें तो हमें मुश्किल से मिलते हैं, जो हमसे जुड़े रहते हैं लोग उन्हीं को हम जानकारी जल्दी दे पाते हैं, है ना। जैसे आपके बीच में हाकिम सिंह हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जब से हम यहाँ आए जब से जुड़े हैं हमारे पास। ऐसा होगा नहीं कि ना विभाग की कोई योजना ना पता हो, संभव ही नहीं है। तो अगर आप जुड़ोगे विभाग से अच्छे में, आप डॉक्टर को रोक के पूछ के ये नहीं कि डॉक्टर साहब हमारा तो पशु बीमार है, अपन देखते ही नहीं हो। डॉक्टर साहब से जो पूछोगे डॉक्टर साहब हमारे पशुओं के लिए कोई योजना है क्या, कोई ये है, तो डॉक्टर जरूर बताएगा, ऐसा नहीं हो सकता नहीं बताएगा आपको। तो उसी योजना में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे विभाग में मुख्य रूप से 3 योजनाएं हैं। उसमें से 2 योजनाएं तो जो हैं जो हर कोई करना चाहता है पर जिसके लक्ष्य बहुत कम है, और तीसरी योजना है जो करना नहीं चाह रहा, उसके कोई लक्ष्य नहीं है, चाहे जितने लोग कर लें। तो जो पहली योजना है डेयरी पालन, आप सब लोग चाहते हो कि सबको भैंसें मिल जाए, बढ़िया दूध का धंधा हो, दूध बेचें और आय कमाएं, है ना। पर जो होगा कैसे जो कोई नहीं जानता। तो उसके लिए क्या है, जो हमारे विभाग में योजना है वो बैंक से लिंक है, मतलब उसमें लोन बैंक देगा, और बैंक आपके क्रेडिट पे लोन देता है कि आपका लेन देन कैसा है, आप कितने सक्रिय व्यक्ति हो, आपके पास पशु हैं कि नहीं। डॉक्टर तो लिख देता है किसान भाई उसका अभिग्राही है, 4 पशु है, डॉक्टर 6 भी लिख देगा। वे जाके देखेंगे, उन्हें वो 4 के में 3 बताएंगे कि नहीं एक पशु का है तुम्हारा, ये तो दूध देता ही नहीं है ना, क्योंकि वो ये ठोक बजा के देना चाहते हैं, क्योंकि पैसा उन्हीं को वसूलना है। तो अगर अपना क्रेडिट अच्छा है तो हमारे यहाँ डेयरी की योजना है, उसमें 6 लाख से 4.25 लाख से लेकर 10 लाख तक की योजना है। मिनिमम 5 पशु, अधिकतम 10 पशु, और बहुत अच्छी योजना है इसमें। अगर कोई अच्छे से डेयरी पालन करना चाहता है, बस इसकी 2-3 शर्तें हैं मुख्य। पहली शर्त है उसके पास जमीन होना आवश्यक है, उसके नाम से, उसी के नाम से जो आवेदन कर रहा है। आप ये मत कहो कि हमारे पिताजी के नाम है साहब हमें दे दो, नहीं, बैंक नहीं मानती। दूसरा, उसका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, सिविल अच्छी होनी चाहिए उसकी बैंक में, और उसके पास सबसे बड़ा खाता बड़ा होना चाहिए बैंक का, एक कियोस्क का खाता उस बैंक में नहीं चलता है। और तीसरी इसकी मुख्य बात रहती है कि जो पशु होते हैं इसमें वो आपको प्रदेश के बाहर से खरीदने पड़ते हैं, मतलब प्रदेश के बाहर से, मध्य प्रदेश के बाहर से। हाँ, ये नहीं है कि आप अपने पड़ोसी की भैंस साथ जो ही हमने ले ली इसी को मान लो आप, या हमारे घर की भैंस है, ये शासन ने बंद कर दिया है। और 10% पैसा इसमें किसान को लगाना पड़ता है, क्योंकि जब तक खुद का नहीं लगा होगा जब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी। ये तो आप मान के ही चलो, अगर शासन ने आपको 100% चीज दे दी तो वो आप लेके यहाँ रख दोगे, उसको उपयोग नहीं करोगे, है ना। तो अब जैसे 6 लाख की योजना माने तो इसमें 60,000 रुपया आपको मिलाना है। 6 भैंसों की योजना है, इसमें शासन जो अपने ST SC वर्ग के हैं उन्हें 2 लाख तक की छूट देगी, 33%, और जो जनरल OBC के हैं उनको 1.5 लाख तक की देगी। मतलब छूट का मतलब ये है इतना हिस्सा शासन मिलाएगी, आपको रुपया नहीं मिलेगा। जो आप भैंसें लाओगे उसमें 60,000 आपको मिलाना है, 1.5 लाख शासन मिलाएगी, बाकी जो बच गया वो बैंक देगा, और जो बैंक देगा वही आपसे वसूलेगा ब्याज समेत, मंथली किस्त बनती। तो अब क्या होता है, किसान लेने की तो सोच लेता है, देने की कुछ नहीं कहता, और मैनेजर के सामने जाता है तो ये कहता है कि साहब हमें तो धंधा करना है, आप बता दो क्या कर लूँ। आप पहले से सोच के जाओ हमें क्या करना है, वो नहीं, वो कहेगा फिर ये कुछ नहीं करेगा। आप सोच के जाओ हमें ये करना है, तो फिर वो सुनेगा आपकी बात। और फिर क्या होता है कि जैसे ट्रैक्टर का उसने लोन किया, आपने ट्रैक्टर की किस्त नहीं चुकाई, उसने उठवा के नीलाम करवा दिया, भैंसे कौन उठा के लाएगा, तो कौन उनकी सानी करेगा, है ना। इसलिए क्या है, बैंक वाले इसमें इन केसों को सबसे पीछे रखते हैं, पर कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। किसान अच्छा होना चाहिए, बैंक से जुड़ा होना चाहिए, जमीन उसके पास होना चाहिए, उसका लेन देन होना चाहिए, और पशु भी उसके पास होना चाहिए। कम से कम अगर वो 6 भैंसों की ले रहा है तो 6 भैंसें उसके पास पहले से होना चाहिए, तभी वो समझेगा कि पशुपालन करता है ना। तो ये तो हो गई डेयरी की। दूसरी है बकरी पालन। ये योजना बहुत अच्छी है, इसमें बैंक को तकलीफ होनी नहीं चाहिए, पर बैंक फिर भी नहीं करता इसको,
है ना, क्योंकि इसमें छूट अच्छी है। ST SC वर्ग के लिए 60% छूट है, जनरल OBC के लिए 40% छूट है और 77,456 का टोटल प्रोजेक्ट है। इसमें भी 10% किसान को लगाना है और 10 बकरी 1 बकरा। अब बात कहाँ फंसती है, किसान क्या सोचता है हमारी 5 बकरी हैं, ये हो गई 6 और हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, शासन देगा आपको 10 बकरी 1 बकरा, उसके लिए हामी भरो आप और आपकी अच्छी सिविल हो और लक्ष्य, जैसे हमारे बैंक में 2 का टारगेट मिला तो हम 2 ही कर पाएंगे, है ना। ब्लॉक में मान लो 4 टारगेट आए तो हम 4 ही किसान लाभान्वित कर पाएंगे इसमें। ऐसे ही डेयरी में 4 मिले 4 कर पाएंगे हम। अब वो इतना छोटा काम होता है कि ब्लॉक इतना बड़ा है तो वो काम दिखता ही नहीं है कभी पशुपालन का। लोग कहते पशुपालन कोई काम ही नहीं करता, क्योंकि आपने 75 पंचायतों में से 4 किसानों को लाभ दिया तो वो कहाँ दिख रहा है बताओ आप। अब आपको लाभ वाली योजना बता रहा हूँ, पशु KCC। शासन ने कहा कि किसान ज्यादातर योजनाओं का लाभ उठाते हैं सब्सिडी के लिए, तो शासन की सब्सिडी बेकार चली जाती है। तो शासन ने सोचा कि जैसे जमीन की KCC है, ऐसे ही अगर उसके पास पशु है तो पशु के लिए KCC कर दो भाई। उसको कुछ खिलाता होगा, कुछ पैसा तो खर्च होता होगा उसका, वो कहाँ से लाता है, साहूकारों से। तो साहूकार को ब्याज क्यों दे, कम ब्याज पे बैंक दे रहा ना उसको पैसा। तो इसमें ये है कि आपको पशु खरीदने नहीं है, आपके पास जो दुधारू पशु हैं, गाय भैंस, सिर्फ गाय भैंस, उनको एक भैंस के लिए 18,000 और गाय के लिए 15,000। अगर आपके पास 5 भैंसें हैं तो 90,000। 90,000 की पशु KCC बैंक बनाएगी, जो आपको 7% ब्याज के साथ 6 महीने के अंदर चुकाना पड़ेगी, या पलटी करा लो आप। अगर आप पहले से जमीन की KCC बनवाए हो उसको प्राथमिकता है, क्योंकि बैंक उस कस्टमर को जानती है। हाँ, अगर आप डिफॉल्टर है तो बैंक चाहेगी कि जिस पैसे से उस पैसे को एडजस्ट कर दें, तो वो आपके लिए कोशिश करेगी। पर अगर आप नए हो तो बैंक थोड़ा आपको समझेगी, एकदम नहीं कर देगी। तो अगर जिनकी पहले से जमीन की KCC बनी है और उनके पास पशु भी हैं, तो वो अगर चाहते हैं कि उनकी लिमिट और बढ़ जाए तो वो पशु की KCC भी बनवाए। शर्त इसमें भी वही है कि जमीन होना चाहिए आवेदक के नाम से, खासा बड़ा होना चाहिए और पशु होने चाहिए उसके पास। पशु नहीं होंगे तो हमारे विभाग से काम नहीं हो पाएगा। जो बैंक के ऊपर है, बैंक क्या है, सरकाने के लिए नियम बढ़ाती जाती है। बोले साहब हम बंधक करेंगे, जबकि इसमें बंधक की जरूरत नहीं है, जमीन चाहिए चारा उगाने के लिए। पर बैंक के नियम है, वो कहते हैं हमारी गाइडलाइन में है, तो फिर हम लोग मना नहीं कर पाते उसको, है ना। तो अगर आप बैंक की रिक्वायरमेंट पूरी करते हो और आपके पास पशु हैं तो इस योजना का तो आप लाभ बिल्कुल लेना ही चाहिए, क्योंकि इसमें कोई टारगेट नहीं है, इसमें कोई भी लक्ष्य नहीं है। आप चाहे तो 1000 किसान आ जाए तो भी हम फार्म भर लेंगे, हमारे पास 100 आ जाए तो भी फार्म भर लेंगे। बैंक कितनों को स्वीकृत करता है, बस यही है ना। तो क्या है, बैंक में पहले तो किसान बात ही नहीं कर पाता। जब हम लोग जाते हैं हमें 2 मिनट मिलते हैं बात करने बड़ी मुश्किल में, तो किसान कहाँ से बात कर पाएगा, है ना। तो अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो उसके लिए हम भी बैंक वाले से बात करते हैं, साहब हमारा एक किसान है, इसको आप देख लीजिए चल के, इसके पास पशु हैं, पहले से आपका KCC धारक है, इसको तो कर दीजिए कम से कम। तो बैंक करती है, ऐसा नहीं है, करती भी है। और जो अपनी जो क्षेत्रीय बैंक है, इनके यहाँ ज़्यादा झंझट नहीं है, ये जल्दी कर देते हैं। हाँ, जो मतलब सेंट्रल बैंक हुई है, SBI में थोड़ी समस्या है, बड़ी बैंक है। तो ये पशु KCC का आप लाभ अवश्य लें। अब आपके फायदे की योजना जो आप लोग बिल्कुल नहीं अपनाते हो, अपने दुधारू अच्छे पशुओं का बीमा कराएं, है ना। बाद में पशु मर जाता है तो बगल वाला ज्ञान दे देता है, अरे तुम तो लिखवा दो सर्प ने काट लिया, और फिर पटवारी से पूछते हो, पटवारी कहता है मैं क्या कोई झंझट लूँ, हाँ ठीक है तुम तो डॉक्टर साहब से कह दोगे, जो लिख देंगे सो हो जाएगा, और जबकि सर्प काटे का कोई प्रावधान नहीं है। अब आप चक्कर लगाओगे, इधर उधर से दबाव डलवाओगे तो हम भी लिख देंगे चलो ठीक है, हमारा क्या जा रहा, मिलना कुछ है नहीं। तो ऐसे अनावश्यक चीज़ों में ना फंसें, अपने पशुओं का बीमा कराएं, क्योंकि बीमा में ज़्यादा खर्च नहीं है। आपके जो दुधारू पशु हैं, मान लीजिए कोई एक पशु आपकी कीमत आप आंक रहे हो उसकी 1 लाख,
पर कंपनी सिर्फ 50,000 आंक रही है। तो कंपनी की कीमत अलग है, दूध के रेट के हिसाब से होती। तो उस 50,000 पशु का बीमा मान लो कंपनी की प्रीमियम आती है 1500, तो उसमें से आधा शासन मिला रही है, आपको सिर्फ 750 रुपये देना है। और 1 साल का पशु का बीमा है, मृत्यु का बीमा, इलाज का नहीं है। ये बात ध्यान रखो, इलाज आपको कराना है। अगर आपका पशु मृत होता है तो कंपनी क्लेम देगी। अब आप 750 रुपये को आप दिन के हिसाब से बांट दो, एक साल में 365 दिन होते हैं, 2 रुपया रोज का खर्चा है। अगर आप 100 रुपये का पशु को खिलाते हो तो 102 रुपये का नहीं खिला पाओगे क्या? कोई रिश्तेदार आके 1000 की मुर्गा पार्टी ले जाएगा, इतने में तो पशु के बीमा हो जाएंगे, है ना। आप 1 साल के लिए सुरक्षित, 1 साल में अगर बीमा कंपनी के कुछ नियम आपको समझने होंगे कि किस स्थिति में हमें क्लेम मिलता है और कैसे मिलता है, तो वो जब आप बीमा कराओगे हम आपको समझा देंगे। पर ये थोड़ा अच्छे दुधारू पशुओं के लिए आप बीमा जरूर कराएं। अभी नई कंपनी से टाई अप हुआ है, 1 आध महीने के बाद बीमा चालू हो जाएंगे। जितने भी आपके दुधारू पशु हैं, आप तो 5 पशु का करा लो, एक आदमी 5 पशु का करा सकता है ना। तो आदमी क्या सोचता है कि जो सबसे कमजोर हो उस पशु का करा लूं, वो तो जिंदा रहता है, जो अच्छा होता है वो मर जाता है, उसे लाभ ही नहीं मिल पाता। तो आप तो अच्छे पशुओं का कराओ। अच्छे पशुओं का कराने में क्या होगा कि अगर आपका घाटा होगा तो उसकी भरपाई हो जाएगी। तो मेरा विनम्र आग्रह है कि पशुधन बीमा योजना आप जरूर अपनाएं, क्योंकि इसमें ये समझ लीजिए कि आप बीपीएल वाले को सिर्फ 30% प्रीमियम मिलाना है, 70% शासन मिला रही है। बगैर पशु को देखे कि आपने बीमा कराया, 70% पैसा हम दे रहे हैं, आप 30% दे दो। पर फिर किसान कहता है कि मान लो पशु नहीं मरा, फिर क्या होगा पैसे का? तो वो पैसा तो फिर कंपनी में गया, फिर वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने रिस्क ली है आपकी, है ना। तो आप पशुधन बीमा योजना अवश्य अपनाएं। अब तीसरी आप लोगों की शिकायत रहती है उपचार से संबंधित। तो उपचार के लिए शासन ने योजना चलाई है। अगर आपको घर पर उपचार कराना है तो आपको 1962 सेवा का उपयोग करना पड़ेगा। उसमें 150 रुपये लगते हैं। 24 घंटे के अंदर डॉक्टर आके आपके घर पे उपचार कर जाएगा। ये सरकारी व्यवस्था है। तो आपको और सस्ता कराना है तो आप अस्पताल ले आइए। 5 रुपये प्रति पशु के हिसाब से पर्ची कटती है बड़े जानवर की, छोटे जानवर की 2 रुपये प्रति पशु के हिसाब से। और घर पहुँच सुविधा चाहिए तो 150 रुपया। और प्राइवेट कराना चाहो तो वो आपकी इच्छा है, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। ये उपचार का हो गया आपका। तो इसके अलावा भी कोई एक योजना और अभी हमारे कलेक्टर साहब ने चालू की थी कि ये नेपियर की ग्रास रूट दी थी किसानों को चारा उगाने के लिए। तो कम मात्रा में आई, एक उमरी कला में किसान लगाए है, बहुत अच्छा चारा है। अगर आप थोड़ी सी ज़मीन में भी उगा लोगे तो आप 3 जानवरों के लिए पर डे का चारा आप पैदा कर लोगे। एक तरफ से जानवर खाएंगे तो दूसरी तरफ से आता जाएगा वो। अब इसमें बारे में तो कृषि वाले थोड़ा अच्छा बता लेंगे, मैं उतना नहीं जानता हूँ इसमें, पर बहुत अच्छी योजना है और बहुत अच्छा है। आप चारा भी अपना उगाओ, भूसा है ही आपके पास। एग्रीकल्चर के लिए साथ बैठे हैं, पशुपालन के लिए हम बैठे हैं, जरूरत आपके आगे बढ़ने की है और आप लोगों से हमको मिलाने के लिए ये बैठे हैं, समस्या बताने के लिए बैठे हैं। फिर आपको समस्या कहाँ है? समस्या है सिर्फ सोच बदलने की, है ना। तो हम लोग तो ये सोच लेते हैं कि हम 10 में से मान लो 1 किसान का ही भला कर लें तो बहुत है, पर हम तो अब चाह रहे हैं कि 10 में से 10 का भला हो, पर नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आप नीयत गलत लेके आ रहे हो तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। सर वैक्सीनेशन के बारे में बताएं। वैक्सीनेशन का, हाँ आपको वैक्सीनेशन का बता दूं। वैक्सीनेशन में पहली तो आपकी ये धारणा गलत है कि पैसा नहीं लगता। कुछ ही वैक्सीन है जिनमें पैसा नहीं लगता। पर मुझे एक चीज़ बताइए, अगर कोई आपके घर पे आके वैक्सीन लगा रहा है और एक पशु का 10 रुपया भी ले रहा है तो कुछ ज़्यादा है। पशु तो आपका 50,000 का है, वो अपना पेट्रोल खर्च कर रहा, समय खर्च कर रहा और शासन को शुल्क भी जमा कर रहा। अगर वो बीमारी हो गई आपके पशु को तो उससे कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, उसको अपन नहीं बचा पाते। तो वैक्सीनेशन से ये बात बिल्कुल, आप वैक्सीनेशन अवश्य कराइए। जो व्यक्ति आपके पास आए, और जो निःशुल्क रहता है वैक्सीन वो निःशुल्क रहता है, हम उनसे कह के रखते हैं, उसमें वो शुल्क नहीं देते। और जो शुल्क वाला वैक्सीन है उसमें तो आपको शुल्क देना पड़ेगा। आप अस्पताल भी आओगे तो भी हम शुल्क लेंगे। और गांव में जाएगा किसान तो भाई अपना जो जाएगा हमारा गौ सेवक, क्योंकि उसे कोई सरकार की तरफ से तनख्वाह नहीं है,
वो गौ सेवक तैयारी इसीलिए किए हैं कि आपके गांव में आपका काम हो जाए और उनका रोजी रोटी चल जाए। तो मान लो वो उसको 5 रुपया जमा करना है और वो 5 रुपया आपसे ऊपर ले रहा है, तो उसका पेट्रोल गया, समय गया, तो कोई ज़्यादा नहीं है। हमारे ख्याल से तो आपको कर लेना चाहिए। तो अगर भाई कोई ऐसा है वो फिर भी नहीं है उसके पास पैसा, तो हम उसका निःशुल्क भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर पूरे गाँव का नहीं कर पाएंगे, तो वो पैसा फिर हमें भरना पड़ेगा।